नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निकुंज की नज़र में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमेशा की तरह मेरे साथ है हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया। निकुंज, स्वागत है आपका निकुंज की नज़र में। और मेरे ख्याल से बाजार की पढ़ाई थोड़ी सी गहराई से करानी पड़ेगी दर्शकों को, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर हफ्ते की शुरुआत में जैसा बाजार ने रिएक्ट किया और उसके बाद जो बाजार की चाल पलटी है, उसे आप कैसे समझाना चाहेंगे? पहला सवाल मुझे यही जानना है, क्योंकि हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि इस युद्ध की छटा हमारे बाजारों पर कितनी गहराई से पड़ सकती है, या हमने इसको बिल्कुल छिड़क दिया है? कविता जी, सोमवार को जब मार्केट खुला था, एक चिंता थी, मगर चिंता बहुत गंभीर नहीं थी, क्योंकि आप अगर इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को आप देखें तो दिस इज़ नॉट अ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज। यह रशिया और यूक्रेन का झगड़ा नहीं है। दिस इज़ अ वॉर बिटवीन अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इजराइल। तो जाहिर है किसी भी ग्लोबल लीडर ने, एक्सेप्टिंग वन और टू कंट्रीज, उन्होंने इसको बैक नहीं करा है। सेकेंड, इजराइल की अगर आप इंपॉर्टेंस देखें तो इजराइल की इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइडर बहुत बड़ी नहीं है। इजराइल यूएस का एलाय है, मगर वो एक टैक्टिकल रिलेशनशिप है। इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से सबसे पहले हमने देखा क्रूड में उछाल आया, मगर फिर मार्केट को समझ में आ गया कि क्रूड की सप्लाई चेंज नहीं हो रही है। रशिया यूक्रेन की वजह से रशिया का जो ऑयल था, उन पे सैंक्शंस लगे थे, वो सप्लाई कम हो गई और गैस पूरी कम हो गई और ग्रेन के प्राइसेस ऊपर हो गए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वापस आया। इजराइल की वजह से वह नहीं हो रहा है। दूसरा, इट इज़ नॉट लाइक अ वॉर सिचुएशन। 1980s में, क्योंकि हम इस एपिसोड को हमेशा याद करते हैं कि भाई जब इस क्षेत्र में लास्ट टाइम इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ी थी या इस प्रकार के टेररिस्ट अटैक हुए थे, तो वह दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर था, वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, जिसकी वजह से ऑयल एक ऑयल एम्बार्गो लगा था। क्रूड के दाम उस समय $4 थे, $4 से बढ़ के $16-17 हो गए, मगर अभी ऐसा नहीं हुआ है। तीसरा, उसके बाद ओपेक आ चुका है। ओपेक का प्राइसिंग को कंट्रोल करता है। तो जो पहली चिंता वो हमेशा होती है कि भाई क्या युद्ध की वजह से जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बढ़ेगा? वह नहीं बढ़ा है। ऑयल, इजराइल एक बहुत बड़ा कोई सप्लायर नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो किसी भी वजह से इन्फ्लेशन नहीं आ रही है। और तीसरा, क्योंकि यह जो घनिष्ठता है इजराइल और यूएस की काफ़ी ज़्यादा है, लोगों का ये भी मानना है कि इसका सीधा प्रभाव यूएस सेंटिमेंट में पड़ सकता है। यूएस फेड शायद अब इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, हो सकता है कि उसकी वजह से भी मार्केट गिरे नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि मार्केट में जब इस प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आते हैं, गल्फ वॉर हुआ था या फिर यूक्रेन वॉर हुआ था, उसका इम्पैक्ट इमीडिएट आता है। मगर इस समय ना सिर्फ इंडिया, सारे ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो मंडे की गिरावट को, जैसा आप और मनीष जी बात कर रहे थे, मैं देख रहा था, वह सही मैसेज था हमारे व्यूवर्स को कि अगर आपने इस गिरावट में पार्टिसिपेट करा तो आपको बेनिफिट हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ, क्योंकि हम तो खैर जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कर रहे हैं और ये बात हमें समझ में आ गई है कि हमारे बाजार क्योंकि बहुत मैच्योर हो चुके हैं और इस पूरे लड़ाई झगड़े का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि आपने बाजार की गिरावट का जिक्र किया, तो ऐसे जहन में मेरे बात आई, हर न्यूज़ चैनल में जो है बाजार के उच्चतम स्तर पर जब पहुँचते हैं ना, तो सेलिब्रेशन होती है। जब बाजार गिरता है बहुत ज़ोरदार, उस दिन हम सेलिब्रेशन क्यों नहीं करते कि इस दिन आपको पैसे बनाने का मौका है, आज ही पैसे डालिए? उस दिन केक कटिंग होनी चाहिए ना? जी हाँ, जी हाँ। यही शेयर बाजार का सबसे बड़ा सबसे, अब जो आप बोल रही हैं, शायद यह एक वॉरेन बफेट ने कहा था, इन मार्केट टू मेक मनी यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, सिट इन अ क्लोज डोर। तो भैया पैसा कैसे बनाओगे? क्लोज डोर में बढ़ गए तो जब मार्केट में ग्रीड आती है, मार्केट को बेचिए। जब मार्केट में फियर आता है, मार्केट को खरीदिए। तो शेयर बाजार शायद एक ही बाजार है जहाँ पर जब प्राइसेस ऊपर जाती है, डिमांड ज़्यादा आती है। और जितने दूसरे मार्केट्स हैं, ज्वेलरी मार्केट या फिर कमोडिटी मार्केट या फिर रियल एस्टेट मार्केट, डिमांड जब प्राइस कम होती है तो डिमांड हमेशा ज़्यादा आती है, क्योंकि शेयर बाज़ार भावनाओं पर शॉर्ट टर्म पे चलता है। शेयर बाज़ार मीडियम टर्म चलता है अर्निंग्स पर, और शॉर्ट बाज़ार लॉन्ग टर्म में चलता है मैक्रो स्टेबिलिटी और विजन पर। अगर आपको अगले 6 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए स्टॉक लेना है, तो आपको किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? सेंटिमेंट, टेक्निकल्स, लिक्विडिटी एंड मोमेंटम। आपको 1 से 3 साल के लिए अगर शेयर बाज़ार में निवेश करना है, तो आपको किन चीज़ों पे निवेश करना चाहिए? कंपनी में क्या टर्न अराउंड हो रहा है, क्या सेक्टर में कोई बड़े चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसके अंदर कैश फ्लोज इंप्रूव हो रहे हैं। 5 साल से ज़्यादा अगर आप निवेश करना चाहते हैं कंपनी में, तो आपको देखना पड़ता है कि आप 5 साल में इस कंपनी का विजन क्या रहेगा।
मैनेजमेंट किस तरफ उस कंपनी को ले जा रहा है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। पर आपने कमाल की बात बोली कि नीचे जब मार्केट आता है केक काटना तो नहीं चाहिए, मगर सावधानी आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। टू मेक मनी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स एक मंत्र हमेशा फॉलो करिए, बिलीव इन इंडिया, वॉच 18 आवर्स स्वदेश एंड डोंट गो शॉर्ट ऑन इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जिस तरह से 18 और स्वदेश पर हमने वित्त साक्षरता की तमाम तरह की मुहिम शुरू कर रखी है, कहीं ना कहीं आप सभी का प्यार भरोसा भी हमें लगातार मिलता रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एसआईपी का एक और आंकड़ा जो मेरे ख्याल से आज की चर्चा में लाना चाहिए, 16,000 के पार हो गया है। मतलब ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि अब तक जितने भी हम म्यूचुअल फंड वालों से बात करते आए हैं ना निकुंज, वो ये कहते थे कि कंज्यूमर है, निवेशक नहीं बन रहा है हमारा खरीदार। लेकिन अब वो सिनेरियो में देखिए बदलाव हो रहा है, अब निवेशक बन रहे हैं कंज्यूमर्स। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से एसआईपी इज द न्यू ईएमआई। सही कह रहे हैं आप। पॉजिटिव वे में, बट हाँ बिल्कुल, एसआईपी इज द न्यू ईएमआई। ये क्या कहेंगे आप? ख्वाबों की ईएमआई। तो ईएमआई में आपका, तो आज मैं कई लोगों से मिलता हूं तो वो मुझे बताते हैं जी भाई भैया, क्योंकि मेरी उम्र अब 40 के ऊपर है, भैया बुलाने वाले बहुत आ चुके हैं। तो वो बोलते हैं भैया हम एक गाड़ी, मैंने बोला जी थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करिए। तो मैं पूछता हूँ जी आपके खर्चे बताइए क्या है। बोला जी एक हमने गाड़ी ले रखी है, एक हमारे पास 2 व्हीलर का लोन है, तो हमारी ईएमआई इतनी है, पर उसके अंदर हमारी एसआईपी है। तो पहले जब मैं लोगों से बात करता केवल लोग ईएमआई की बात करते थे, एसआईपी बात नहीं करता था। अब वो जो बात कर रहे हैं जी हमारी ईएमआई है, ये हमारी एसआईपी है। एसआईपी हम प्लान कर रहे हैं अगले 10 साल के लिए, ईएमआई भी हम प्लान कर रहे हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो ये बहुत एक परिवर्तन जो है कविता जी, बहुत बड़ा चेंज है। ये जो चेंज है एक सुनामी की तरह से आया है और ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। और शायद एक बदलाव जो है ये दिख रहा है। देखिए हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, मगर हम ये भूल रहे हैं कि इसके अलावा पीएमएस हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिनके हमें आंकड़े देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा फिर आप देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, डीमैट अकाउंट 13 करोड़ हो चुके हैं। अगर आप 13 करोड़ डीमैट अकाउंट में बात करते हैं जी, करीब 7 या 8 करोड़ डीमैट अकाउंट एक्टिव हैं। कुछ डोमिनेंट हैं, कुछ प्रमोटर्स के हैं, कुछ प्रमोटर्स की फैमिलीज़ में जिनमें केवल शेयर रखे हुए हैं। तो आप 7 से 8 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं। हिंदुस्तान की आबादी है 140 करोड़। 140 करोड़ के अंदर 7 से 8 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। कोविड से पहले 4 से 4.5 करोड़, 3-3.25 करोड़ डीमैट अकाउंट, जो अब आज की तारीख में 13 करोड़ हो चुके हैं। और हम अज्यूम करते हैं 50% इज ऑल्सो नॉट एक्टिव। तो 7/140, दैट इज द लेवल ऑफ एक्टिव इंटरेस्ट इन इंडियन इक्विटीज बाय इंडियन इन्वेस्टर्स नाउ। और जो हम जा रहे हैं, अगर हम ग्लोबल आंकड़े देखें तो भाई अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। क्योंकि ग्लोबली जिन मार्केट्स की हम बात करते हैं, हम हमेशा अमेरिका की बात करते हैं, मगर एक उदाहरण के तौर पर कोरिया भी है। कोरिया में एसआईपी कल्चर आया था। जब मैं मेरे एसेट मैनेजमेंट वालों से बात करता हूँ, हमें समझाते हैं वो, तो जो वहाँ हुआ यहाँ पर होगा। ये कायदा है दुनिया का। एज अ सोसाइटी प्रोग्रेसेस वी टेंड टू गेट मोर, वी मैप ग्लोबल ट्रेंड्स। तो ग्लोबल ट्रेंड्स की अगर बात करें तो एसआईपी का नंबर 16,000 करोड़ अभी भी छोटा है। अभी भी छोटा है, मेरा मानना है। बिल्कुल। लेकिन नहीं, एक नए भारत की ओर ये कदम सराहनीय है और उसी को 18 और स्वदेश पर हम सलामी देते हैं, हमारे तमाम निवेशकों को भी। लेकिन अब थोड़ा सा नतीजों की ओर हम रुख करते हैं और आईटी पैक्स के नतीजों पर बात करते हैं। क्या कुल मिला के आपको सार समझ में आ रहा है? एक बड़ा ही विचित्र सा इस समय सिनारियो है। इन्फोसिस जो हमेशा एक रेपुटेशन थी इन्फोसिस की, हमेशा हम अंडर कमिट करेंगे, ओवर डिलीवर करेंगे, प्रॉमिस कम करिए, डिलीवरी ज़्यादा करिए, आपको सलामी मिलेगी। इन्फोसिस ने 2 क्वार्टर से आकर के अपनी गाइडेंस काटी है। तो इन्फोसिस हालांकि गाइडेंस काट रहा है, मगर बड़े ऑर्डर्स अनाउंस कर रहा है। तो आप बोलेंगे जी क्या हो गया? 10 दिन पहले 18 और स्वदेश ने हेडलाइन चलाई, इन्फोसिस को बड़ा ऑर्डर मिला है, फिर आकर के इन्फोसिस ऑर्डर काट रहा है या फिर गाइडेंस काट रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो आपको इन्फोसिस ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में 2-2.5 क्वार्टर हमारा समय खराब है, और जो समय अच्छा है वह आने वाले 12 महीने या फिर कम से कम 3 क्वार्टर बाद आने वाला है। तो इन्फोसिस का जो स्टॉक है वह अब मुझे पूरे आईटी क्षेत्र में वही लगता है कि इन्फोसिस का जो स्टॉक है वह अभी शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कहीं जाएगा। अगर आपके पास अगर टाइम होराइजन है, और जेन्युइन टाइम होराइजन, कि मैं जी 1 साल, 1.25 साल, 2 साल, 3 साल तक आई एम हैप्पी टू ओन इन्फोसिस, तो मुझे लगता है इसमें बैक आ जाएगा। मुझे लगता है इसके अंदर टर्न आएगा। आपका इस साल बेस ज़्यादा है,
अगले साल आपका बेस इस साल कम है, अगले साल अगर थोड़ी भी ग्रोथ करेंगे तो आपकी सीक्वेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो मार्केट उससे इम्प्रेस हो जाएगा। तो 6 से 8 महीने से ज़्यादा का आपका टाइम फ्रेम है, 12 महीने से 18 महीने का, तो मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लार्ज कैप आईटी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय ज़्यादा है। आईटी के अंदर एक बड़ा सिंपल सा टेम्पलेट है, टीसीएस इज़ अ कंफर्ट ट्रेड। क्यों? क्योंकि वह ग्रो कर रहा है मगर महंगा है, क्योंकि वहाँ का पी मल्टीपल उसका 26 से 30 के बीच में, मगर वो ग्रो कर रहा है इसलिए महंगा है। फिर आपकी सेकंड ट्रेड है इन्फोसिस, जो कि अनसर्टन है, क्या टर्न अराउंड होगा, हमें लगता है होगा, मगर हो सकता है कि 3 की बजाय 4 क्वार्टर हो जाए, तो रिस्की है वो, 3 में होगा 2 में होगा मुझे नहीं पता, मगर टर्न अराउंड होगा, मगर पेशेंस रखनी पड़ेगी। विप्रो इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। HCL टेक मेरे हिसाब से ठीक है, मगर HCL टेक सरप्राइज कर सकता है कि इसका IMS बिजनेस वापस आ जाए। और फिर आपका बचता है टेक महिंद्रा, जो कि इस साल मैं देख रहा था कि 20% ऊपर है, उसके अंदर नए मैनेजमेंट आए। महिंद्रा की सारी कंपनी घूम चुकी हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ टेक महिंद्रा, महिंद्रा फाइनेंस, तो क्या टेक महिंद्रा का समय आ सकता है? तो टेक महिंद्रा भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक होप ट्रेड है, इन्फोसिस एक पेशेंस और होप ट्रेड है, TCS कंफर्ट ट्रेड है, विप्रो में अभी दूर रहिए, और HCL टेक में अगर आपके पास है तो बेचिए मत। और अपना नज़रिया थोड़ा सा आपको अच्छा खासा रखना होगा अगर आप, बिकॉज अगले 6 महीनों में इनके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ सकता है। तो 6 महीना अगर आप कंबल ओढ़ के, जैसे हम बोलते हैं ना, बैठ सकते हैं बिना चिंता करें, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन, बिकॉज अगले 6 से 8 महीनों में TCS इन्फोसिस में एक बायबैक भी ड्यू है, तो मुझे लगता है बायबैक भी आएगा। अच्छा, आईटी के बाद रियलिटी पैक में क्या हो रहा है? ये तो मल्टी ईयर हाई पर पहुंचा हुआ है। मैं अभी दिल्ली गया था कविता जी कुछ निजी काम से, और जब मैं वहाँ लोगों से मिला तो मैं 2-3 कॉर्पोरेट से मिला, एक बिल्डर ग्रुप था, तो मैंने ये जाना कि भाई NCR के अंदर तो इस समय काफ़ी तेज़ी है, भले वो गुड़गांव हो भले वो नोएडा हो, वहाँ पर जो जनरल डिमांड ट्रेंड्स हैं इस समय काफ़ी बुलिश हैं, स्पेशली नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के अंदर जो आ रहे हैं। अक्रॉस सेगमेंट्स आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट्स की भी बात कर रहे हैं। हाउसिंग की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, कमर्शियल में मेरी बात नहीं हो पाई थी। तो एक जो आपकी जो सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है उसकी वजह से रियल एस्टेट इस समय अफोर्डेबल हो चुकी है। देखिए पिछले 10 साल से रियल एस्टेट के दाम हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं बढ़े। अब आप पॉकेट्स में बात करेंगे तो बात अलग, बट इन जनरल एटलीस्ट बॉम्बे और कई शहरों में रियल एस्टेट के दाम एकदम जिस तरह से शेयर मार्केट बढ़ा है उस तरह से रियल एस्टेट के दाम नहीं बढ़े। राइट, ठीक है, ओके। तो अब जो अफोर्डेबिलिटी है वो आपकी दिख रही है। इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा जाएंगे ऊपर। हमने काफ़ी शोज़ पर टमाटर और धनिया और मिर्ची और भिंडी की बात करी थी, मुझे लगता है वो समस्या नहीं है। इन्फ्लेशन का प्रिंट 5% के आसपास आ चुका है, कंफर्टेबल है, तो रेट्स ऊपर नहीं जाएंगे, अफोर्डेबिलिटी बेटर है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो मुझे लगता है जो सब हिंदुस्तानियों का सपना होता है, मेरा भी वही सपना था, टू बाय देयर फर्स्ट हाउस। आई थिंक वो जो इन्वेस्टमेंट के अलावा बाइंग डिमांड आने वाली फर्स्ट बायर की, वो काफ़ी आ रही है। ये डिमांड ज़रा मुझे समझ नहीं है। जब कोविड के बाद हमने एकाएक रियल एस्टेट में इतनी डिमांड आते हुए देखी, और उस वक्त तो ये पॉकेट्स में भी नहीं थी, वो एक तरफा डिमांड हमें इजाफा देखने को मिला था, और तब ये सिनारियो था कि भैया पेंटअप डिमांड है और लोग जो है अपना घर छोड़ छोड़ के जो काम करने चले गए थे अब वापस अपने अपने शहरों में आ रहे हैं। अब ये जो डिमांड आप बता रहे हैं, ये किस तरह की डिमांड है? क्या ये नए भारत की डिमांड है जो हम उभरती हुई हमें रियल एस्टेट में खासतौर से दिखाई दे रही है? जो देखिए रियल एस्टेट के अंदर जब आंकड़े आप देखिए तो इंडियन द न्यू, सो रियल एस्टेट की नई डिमांड कहाँ से आती है? एक परिवार बड़ा हो गया, एक फादर के 2 बेटे, दोनों बेटे अब बोलते हैं जी वी वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, सो 1 से 3 की डिमांड आ गई। फिर आती है अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, आप आते हैं, आप जॉब में जाते हैं या फिर बिज़नेस चालू करते हैं, ग्रेजुअली अफोर्डेबिलिटी आती है, आप शादी करते हैं फिर जाते हैं, या फिर अपनी फैमिली एक्सपैंड करते हैं, या फिर यू वांट टू अपग्रेड योर लाइफ साइकिल। तो ये जो डिमांड है मैक्रो लेवल पे इंडिया में हमेशा रहेगी, मगर फिर अगर डिमांड हमेशा रहेगी तो पिछले कुछ समय में रियल एस्टेट में तेज़ी क्यों नहीं आई? इसका प्रमुख कारण था अफोर्डेबिलिटी। देखिए डिमांड है, मगर क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, वो एक क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज 2015 से 2010 से 2014 2000 एक कटिल समय आया था हिंदुस्तान की इकॉनमी का, जिसके अंदर हमने देखा कि अफोर्डेबिलिटी कम थी और इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, और रियल एस्टेट में काफ़ी रैंप अप स्पेकुलेशन हुई थी। फिर सरकार ने आकर के रेरा जैसे नए लॉज निकाले, तो रियल एस्टेट के अंदर उस समय अफोर्डेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन मार्क था। मगर पिछले 10 साल में आपकी इनकम बढ़ी है, आपकी इकॉनमी बढ़ी है, नए सोर्स ऑफ इनकम बढ़े हैं, तो आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वह बेटर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि द रियल एस्टेट के अंदर
now you can afford a lot of things which 10 years ago were looking unaffordable. तो एक मुझे लग रहा है कि जो पेंट अप डिमांड इस समय आ रही है वो रियल जेन्युइन बायर से आ रही है. रियल एस्टेट में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए मेरा व्यू ये है कि आपको एक मिक्स्ड एसेट अप्रोच हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि आप मिक्स्ड एसेट अप्रोच रखेंगे तो एसेट एलोकेशन विल ऑलवेज हेल्प यू टू मेक मनी. क्योंकि हम इक्विटी प्रेमी हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ इक्विटी में है, क्योंकि हमने देखा है कि इक्विटी के अंदर आप अच्छी कंपनियों में निवेश करेंगे और समय तक लंबे समय के लिए करेंगे तो यू विल ऑलवेज क्रिएट वेल्थ. सो आई विल ऑलवेज इंसिस्ट दैट यू शुड हैव अ लार्ज एलोकेशन टू इक्विटीज़ इफ़ यू कैन मैनेज वॉलेटिलिटी. रियल एस्टेट में सपने घर सपना होता है, सपने की कीमत नहीं होती है. सो डोंट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू, प्लीज मेजर इट इन टर्म्स ऑफ ए विजन और अ ड्रीम विच यू ऑलवेज वांटेड टू डू. और त्योहारी मौसम का भी आगाज़ हो चुका है एक तरह से. नवरात्रे यहाँ पर होने को है. अब बताइए कि त्योहारी मौसम आपको कैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है? तमाम तरह के सेक्टर्स की अगर मैं बात करना चाहूँ, एक एक करके जिक्र करेंगे, कितनी डिमांड निकल के आती हुई दिखाई दे रही है? तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं. फैक्टर नंबर 1, इस समय त्यौहार जो आ रहे हैं वह अक्टूबर और नवंबर में है. पिछली बार दिवाली अक्टूबर में थी. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी जो डिमांड है इस समय अक्टूबर में ज़्यादा रहेगी और मंथ ऑन मंथ नंबर्स जो आएंगे आपके अक्टूबर और नवंबर में देखने को आपको मिलेंगे. सो फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट वह थोड़ा मंथ और बेस का एडजस्टमेंट रहेगा. सेकंड, इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई लॉकडाउन या फिर उस प्रकार का कोई फियर नहीं है. इकॉनमी हैज़ नॉर्मलाइज्ड, पूरी तरह से इकॉनमी नॉर्मलाइज हो चुकी है. अब अनलॉक ट्रेड कुछ नहीं है, अभी रियल इकॉनमी को हम पुल्स एंड प्रेशर पर जज कर रहे हैं. लास्ट ईयर फिर भी कुछ इफेक्ट था लॉकडाउन का, शुगर रश बोल सकते थे, वो इस समय नॉर्मलाइज हो चुका है. जिसको घर जाना था जा चुका है, जिसको घर से वापस आना था आ चुका है. अब नॉर्मल आपकी इकॉनमी हो चुकी है. तो वो सेकंड फैक्टर रहेगा. अब बात करते हैं जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं. तो मैं मारुति के डिस्पैच नंबर्स की बात करता हूँ, या फिर मैं बात करता हूँ जो मैं पंखे वाली कंपनियाँ फिर एसी वाली कंपनियाँ बात कर रही हैं. सब इस समय अपनी इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ा रहे हैं. तो मारुति की डिस्पैच नंबर्स ऑल टाइम हाई, महिंद्रा के डिस्पैच नंबर्स ऑल टाइम हाई. अगर आप पंखों की बात करें, अगर आप टीवी वालों की बात करें, अगर आप विजय सेल्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, सब स्टॉकअप कर रहे हैं. स्टॉकअप आप जब करते हैं जब आपको आभास होता है कि इन्वेस्टर कंज्यूमर आएगा. तो मुझे लगता है कि इस समय स्टॉकअप्स हो चुके हैं और कंज्यूमर आएगा. अब किस कैटेगरी में आप जाते हैं वह डिपेंड करता है. मुझे लगता है जो सरप्राइज़ आएगा, इसी शो में हमने बात करी थी, हमने के अक्षर की बात करी थी. तो के अंदर एक ऊपर लग्जरी था, एक नीचे रूरल था. मुझे लगता है कि जो अल्ट्रा लग्जरी है वहाँ पे इस समय बेस इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि अल्ट्रा स्पेंडिंग का भी एक लिमिट होती है. और नीचे एंड की इकॉनमी में इतना बुरा इस समय नहीं है. बारिश हो चुकी है, इन्फ्लेशन सेटल हो चुकी है. बारिश जो हमें लग रहा था कि इस साल ड्राउट रहेगा, इस साल अबंडेंस में बारिश हुई है, तो उसकी वजह से फील गुड फैक्टर वापस आने लगेगा. इन जनरल द वेजिटेबल प्राइसेस हैव बीन हाई, ग्रेन प्राइसेस हैव बीन हाई. तो जो किसान है, जो अड़तिया जैसे हम बोलते हैं, उसके पास इस समय अच्छा कैश फ्लो है. सरकार भी काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रही हैं. स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले स्पेंडिंग होती है. तो जो मुझे लग रहा है कि सरप्राइज़ आएगा, वह सरप्राइज़ आएगा शायद रूरल इंडिया से. जो डिसअपॉइंटमेंट आएगा अल्ट्रा लग्जरी से. उल्टी चीज़ मैं बोल रहा हूँ. मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट्स में इस समय उल्टा व्यू है. सब ने रूरल फेसिंग इकोनॉमी स्टॉक्स को रिटर्न डाउन कर दिया है, अल्ट्रा लग्जरी को राइट अप कर दिया है. और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि एक तरफा कुछ चलती है. उम्र ही एक तरफा चलती है, मैं अपनी बता सकता हूँ. नहीं, लेकिन यहाँ पर जो न्यू एज कंपनियां हैं और जिनका तो हमने कई बार जिक्र भी किया है, जोमेटो हो गई, और ख़ासतौर से पूरे वर्ल्ड कप फीवर को देखते हुए जो एक थीम भी बनी हुई है, इनमें कितना त्योहारी सीज़न को लेकर और ये मौजूदा क्रिकेट सीज़न को लेकर जो जोश है वो कितना चरम सीमा तक पहुँच सकता है? क्योंकि इसको लेकर भी लोगों में संदेह भी है, खुशी भी है, कमाई भी हो रही है, लेकिन कितनी कमाई होगी? देखिए, अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा. ऊपर वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता है. तो उस दिन कितनी बिरयानियाँ ऑर्डर होंगी, उस दिन कितनी जगह पे त्योहारी माहौल आएगा, वो बोलना बहुत मुश्किल है. तो एक प्रकार से वह जो दिवाली है, दिवाली दोबारा सेलिब्रेट करी जाएगी. तो नवंबर में 2 दिवाली हो सकती है इस बार, अगर इंडिया फाइनल जीत जाता है तो अब एक्सपीरियंस जो होता है वह मेजर करना बड़ा मुश्किल है. मगर फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, देखिए जोमेटो का शेयर बढ़ चुका है. अगर आप देखें तो जितने भी ट्रैवल के स्टॉक्स हैं वह बढ़ चुके हैं. जितने भी आप होटल के स्टॉक्स देखिए बढ़ चुके हैं. सो द पिक्चर इज मूविंग एज पर द स्क्रिप्ट. हिंदी स्क्रिप्ट हम बोलते हैं ना, हीरो हीरोइन मिले,
बीच में विलन आया। कौन सी वाली फिल्म है? रोहित शेट्टी की फिल्म है ये? नहीं, उसके अंदर तो रोहित शेट्टी की फिल्म तो मैं जब देखता हूँ मुझे हमेशा लगता है कि कार के स्टॉक सेलर इतनी गाड़ियां तोड़ते हैं वो हमेशा सही लगता कह है रहे हैं कि जब भी रिसेशन है उनकी पिक्चर देख लो, इतनी गाड़ियां तोड़ते हैं कि गाड़ी की डिमांड अपने आप बचेगी। सही में। नहीं, लेकिन ये वाला थ्रिलर जो है, थ्रिलर नहीं कहूंगी, एक्साइटमेंट वाली फिल्म है, ये तो हिट ही लग रही है इन स्टॉक्स को देखते हुए, तो है ना? अब वो क्या होगा, देखिए मैं जोमेटो के नंबर्स देखता हूँ। जोमेटो के नंबर्स हर बार वो क्रिसमस के बाद हमें न्यू ईयर पे देते हैं हाँ। कि हमने इतनी डिलीवरी करी। हाँ। स्विगी भी हमें नंबर देता है। हाँ। तो हाँ। मुझे ज़रूर लगता है कि इंडिया अगर फाइनल में पहुंचेगा और जीतेगा तो जोमेटो या स्विगी हो, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर, सब के अंदर आप दिवाली शायद 12 तारीख की है ना जी? हाँ, 12 तारीख को है। और फाइनल शायद 19 तारीख का है। हाँ। तो अगर हिंदुस्तान 19 नवंबर को खेलता है और जीतता है तो नवंबर के अंदर पहली बार इंडिया के इतिहास में 2 दिवाली आएगी। बिल्कुल, और हम सब साथ में मिलकर ये दिवाली भी बनाएंगे। लेकिन अब क्योंकि हम छुट्टियों की भी बात कर रहे हैं, त्योहारों की भी बात कर रहे हैं, और ये एक शुभ मौका भी होता है अपने लिए कुछ लॉन्ग टर्म सोचने का, कुछ शुभ निवेश करने का। अवधि का जो आपने महत्व होता है वो समझाया कि किस किस अवधि में अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन पैमानों पर आपको पैसे लगाने चाहिए। लेकिन क्योंकि शुभ मौका भी है और इसमें शुभ खरीदारी अगर मैं कहना चाहूँ, वो कहाँ करनी चाहिए? बहुत सारे आपने हमें समझाइश दे दी सेक्टर्स को लेकर, लेकिन त्योहारी माहौल में हर किसी को एक शगुन अगर मैं कहना चाहूँ तो आपकी तरफ से क्या होगा? वैसे आने वाले एपिसोड्स में और शगुन मांगूंगी मैं, ये पहला है उस चरण में। तो चलिए एक लाइन बोलते हैं, ये दिवाली सिप वाली। ये दिवाली सिप वाली, बहुत खूब, बहुत। इस दिवाली पे एक सिप खोलिए। हाँ। इससे बड़ा शगुन कुछ नहीं हो सकता है कि ये दिवाली सिप वाली। और शायद इस प्रोग्रामिंग को हम आगे भी बढ़ाएंगे तो हम लोग सोच रहे थे कि ये दिवाली सिप वाली। दिवाली नया साल होता है। हाँ। नया साल, नई शुरुआत। प्रण लीजिए, ये दिवाली पर एक सिप खोलेंगे, बस और कुछ नहीं। अच्छा, क्यों नहीं दर्शक जो है हमें भेजें कि उन्होंने अपनी एसआईपी की अगर शुरुआत की है तो कहाँ से की है, कैसे की है, किस उम्र में की है? मेरे ख्याल से ये बहुत दिलचस्प होगा। क्या कहेंगे आप? क्या चाहते हैं कि लोग कहें? नहीं, बताएं कि एक छोटी सी 1000 रुपए की सिप, 5000 रुपए की सिप से आपके जीवन में पिछले 5 से 10 साल में क्या परिवर्तन आया। बिकॉज आप बताएंगे, हम दिखाएंगे, और हजारों लोगों को शायद हम एक प्रकार का वी विल बी इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म, स्टार्ट थिंकिंग फ्यूचरिस्टिक। एसआईपी देखिए जी, और कुछ नहीं है, एसआईपी इज जस्ट स्टार्टिंग अर्ली, इन्वेस्टिंग रेगुलरली एंड इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड देन एवरीथिंग एल्स बी टेक है। तो मैं दोबारा बोलूँगा, नया साल, नई शुरुआत, ईटी नाउ स्वदेश के साथ करिए और बोलिए यह दिवाली सिप वाली। ये दिवाली सिप वाली। तो ज़रूर इस मैसेज को आप लोग अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो रिवाइंड करके वापस से सुनिएगा, और हम चाहते हैं कि आप भी भागीदारी लें इस शो में। अच्छा, खाने पीने, घूमने फिरने की हमने बात कर ली, लेकिन टीवी वगैरह और देखने की तो बात नहीं की, मूवीज़ वगैरह पर जाने की बात नहीं की, तो मीडिया स्टॉक्स को लेकर कोई खास व्यू है आपका? देखिए, मीडिया स्टॉक्स, मुझे लगता है, बेटर डिस्क्लोजर दैट वी आर अ मीडिया कंपनी, मुझे लगता है कि मीडिया स्टॉक्स को एक प्रकार का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिल रहा है। हकीकत इतनी बुरी नहीं है जितना लोग मान रहे हैं। अगर मैं देखूं, अखबार मोटे हो चुके हैं, टीवी एड्स उनके अंदर हम चाल देख रहे हैं। मीडिया स्टॉक्स आर चीप। मीडिया इज़ अ क्लियर प्रॉक्सी ऑन इकोनॉमी। मीडिया सेक्टर में काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है। तो मीडिया स्टॉक के अंदर मुझे लगता है दैट इफ़ यू आर रियली लुकिंग एट समथिंग which could be called as a concept, आपको होमवर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर हम स्टॉक्स पर से बात नहीं करेंगे। अब यू हैव टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट वी आर अ मीडिया चैनल। पर आपको मैं एक ट्रेंड अगर बताऊँ तो ट्रेंड ये है जी, मीडिया के अंदर जो ट्रेंड है वह बुलिश है, जो इंडिकेशंस हैं वो प्रोत्साहन से भरे हुए हैं, और जो टर्न है एडवर्टाइजिंग का वह काफ़ी अच्छा है, और जो मार्केट की परसेप्शन है वह शायद गलत है। तो मुझे जब कॉम्बिनेशन लिखता है दैट हकीकत अलग होती है, मार्केट की बिलीव अलग होती है, तो हमेशा उस सेक्टर में नज़र रखना चाहिए। मीडिया द सेक्टर आई थिंक इज कंसोलिडेटेड इनफ, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर दैट कुड बी अ डार्क हॉर्स सेक्टर। चलिए, मेरे ख्याल से इसी के साथ, इसी संदेश के साथ चर्चा को भी हम समाप्त करते हैं। और जैसा कि इस चर्चा में निकल कर आ रहा है, ये दिवाली सिप वाली, ठीक है, तो आपको ज़रूर अपनी जानकारी हमें भेजनी है ताकि हम शो पर आपको बुलाएं, और अगर कुछ नहीं तो कम से कम वीडियो शूट करके जो है आप भेज सकते हैं कि आपने अपनी एसआईपी की शुरुआत कैसे की, अब तक का अनुभव कैसा रहा है और आगे क्या करना चाहते हैं। ये जानकारियाँ हमें ज़रूर भेजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आपका शिरकत की आपने। मुझे भी इजाज़त दे, और एक बार फिर से धन्यवाद आपके प्यार और भरोसे का।